दोस्तों, फिर दोबारा स्वागत करता हूं आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ जैन। फिर दोबारा स्वागत करते हैं आप सभी का पॉलिटी की इस कक्षा में। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एक इश्यू था, देखिए पिछली क्लास में कई लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित इसलिए मैं लेके आया हूँ जैसे, और बाकी पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं बता दूं आपको, हम आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमको फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे भी और व्हाट्सअप पे भी, व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों, हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि उसके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 90% से अधिक लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है। तो आज मैं कम से कम अपने स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। जैसे मैं आपको एक आगे चल के बताऊंगा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि कितने ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं ये मानव अधिकार और मौलिक अधिकार, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन कितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो भाग 1 की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 की, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या कहता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए एक बार कभी ना कभी फंडामेंटल राइट या इससे देखने के लिए अवश्य मिल जाता है, ठीक है ना। पहला हमारा जो भाग है, बिना वक्त गवाए हम बात कर लेते हैं पहले भाग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है ना। संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जैसे मैं इसको वर्णित कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ जैसे क्या हुआ था। और सेकंड में इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है ना। नए जितने भी राज्य हैं, ठीक है ना, जैसे कि तेलंगाना हो गया या अन्य कोई राज्य, अब अगर नए राज्य कोई हैं जो कि आना चाहता है हमारे इंडिया में, है ना, तो उन राज्यों के प्रवेश के लिए इसमें अनुमति दी गई है। और नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नाम में परिवर्तन का भी तीसरे आर्टिकल के अनुसार बताया गया है, ठीक है। तो भाग 1 की बात करें तो 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने एक कमेंट सेक्शन में करके बताना है, एक सवाल है आपसे कि सेकंड भाग जो है वो किससे संबंधित है और कहाँ से लिया गया है, ठीक है। बता दूंगा वो तो मैं किससे संबंधित है, लेकिन कहाँ से लिया गया है वो बात बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो क्या था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो 565 तकरीबन रियासतें थी, उसमें राजा महाराजा और निजाम अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो वो चाहते थे कि अलग अलग देश बन जाए, ठीक है ना। तो संघ का नाम, नए राज्यों का प्रवेश और ये संघ का नाम और क्षेत्र, ठीक है ना, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो यूएसए की बात करें और इंडिया की, ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस बता देता हूं, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे जो सेंटर के पास पावर है ना, और वहां पर यूएसए की बात करें तो राज्यों के पास पावर है। तो ऐसा क्या है कि वहां पर राज्यों के पास पावर ज्यादा है, यहाँ पर सेंटर के पास पावर ज्यादा है। यहाँ का जो जो नेहरू जी थे उस समय पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय पर जो थे, नेहरू जी थे, तो उन्होंने क्या किया, पटेल जी और मेनन जी से बोला कि आप जो है इन सभी राज्यों को, 565 रियासतें थी ना, जितनी कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी, उनको एकीकृत करने का कार्य करिए। तो 565 रियासतों को एकीकृत करने का जो कार्य किया था वो पटेल जी और मेनन जी ने किया था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो पूरा का पूरा एक संघ, जितने भी सारे राज्य थे उससे एक संघ बनाया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर नाम देख रहे हैं आप, नेम एंड टेरिटरी और नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ द यूनियन, है ना। तो और यूएसए की बात करें, अगर मैं यूएसए की बात कर लेता हूं, तो वहां पर क्या है, वहां पर राज्यों ने, बहुत सारे राज्य थे, ठीक है, 50 करीब राज्य थे वहां पर। तो उन सब ने मिलकर बोला उस समय पर कि यहाँ पर चलो एक देश बनाते हैं, तो यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहाँ पर क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एक बेसिक अंतर जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में वो है नागरिकता से संबंधित। नागरिकता से संबंधित आर्टिकल जो है सेकंड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक नागरिकता, एकल नागरिकता प्रणाली जो बात करते हैं वो भारतीय संविधान में इंडिया की थी। आज से पहले क्या था कि इंडिया, जैसे यूएसए की बात करें तो वहां पर दोहरी नागरिकता है, ठीक है ना, दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती है वहां पर। लेकिन यहाँ की बात करें, ठीक है,
और यहाँ पर वहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता आप ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन एक ही नागरिकता मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो वीजा से रख सकते हैं आप, तो दो वीजा नहीं रख पाएंगे, एक ही वीजा जो होगा इंडिया की तरफ से जो है अप्रूव किया जाएगा, और इसी वीजा से जो है आप यात्रा कर सकते हैं। राहुल गांधी जी थे ना, राहुल गांधी जी ने कर लिया था, तो उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी इसलिए बच गए थे, ठीक है। आगे मैं बता देता हूँ आपको एक फैक्ट की बात, ठीक है ना। जम्मू और कश्मीर जो था ना, तो इससे पहले उसकी भी हमें जो है मेंबरशिप यानी कि आप नागरिकता सिटीजनशिप जो है लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से 370 जो आर्टिकल है 370 वो जब से आया है, ठीक है ना, उसके बाद जो है नागरिकता लेने की वहां पर अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे मैं बता देता हूं सेकंड जो भाग है वो सिटीजनशिप को दर्शाता है, ठीक है ना। सिटीजनशिप जो है देश का कोई भी एग्जाम हो, केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है। तो इसके अलावा जो है और किसी में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप है, डीप नॉलेज है इसके अंदर, ठीक है ना, तो इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं बेसिकली, ठीक है ना। और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है पहला भाग, और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है तीसरा भाग, ठीक है। आगे भी आते जाएंगे, मैं बताता चलूंगा, साथ साथ आपको ये सारी चीजें बताता चलूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। सिटीजनशिप की बात कर लें तो ये सेकंड जो है सिटीजनशिप के बारे में ही बताया गया है। सिटीजनशिप में आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल जितने भी होंगे वो सिटीजनशिप के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आगे बात कर लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि सिटीजनशिप में ज्यादा डीप नॉलेज में है इसलिए ज्यादा पूछा नहीं जाता है, केवल और केवल क्या कि यूएसए में 2 नागरिकता लेनी पड़ेगी, यहाँ पर जो है नागरिकता अगर लेना है तो वो केवल और केवल जो है एक ही, एक देखिए क्वेश्चन एक रह गया यहाँ पर जो क्वेश्चन था कई बच्चे पूछ रहे थे कल की क्लास में भी मैंने, ठीक है ना। तो राजस्थान जैसे क्या है, ये राज्य है ना, नए राज्यों का गठन और मौजूद, तो इसमें क्या था, देखिए आज से इंडिया में जो है ना 15 प्लस कम से कम 20 जो है 20 मान के आप 20 फाइलें पड़ी हैं। किस लिए पेंडिंग पड़ी है कि आर्टिकल 2 और 3 है ना, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, तो इसके अंतर्गत, लेकिन नए राज्यों का गठन, तो इसके लिए जो है 15 से 20 फाइल जो है 20 फाइल समथिंग पेंडिंग पड़ी है। जैसे कि राजस्थान की सरकार ने अभी दे रखा था एक बार कि राजस्थान का जो है ना 2 भाग कर दीजिए, कौन कौन से भाग कर दीजिए, एक तो राजस्थान कर दीजिए, एक मरुस्थान कर दीजिए, ठीक है ना। तो वो जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है उसको मरुस्थान में, जोधपुर, ठीक है ना, उधर साइड का जितना भी है आपका जैसलमेर वगैरह साइड का जो है मरुस्थान कर दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या है डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है, और छोटे छोटे राज्य होंगे ना उतना ज्यादा डेवलपमेंट करने में। अब जैसे यूपी के भी देख रहे हैं आप, तो यूपी के भी एक फाइल पड़ी हुई है जो कि 3 भाग्यों में विभाजित करने के लिए बोला है ना। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानना इतना इंपॉर्टेंट है कि तीसरे में क्या है, इन दोनों में ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। एक तो क्या है राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करेंगे, तो सेकंड में बात कर देंगे, थर्ड की बात करने वाले हैं तो नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नाम में परिवर्तन की बात करेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, हमने सेकंड जो है सिटीजनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बता चुका हूं, और फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसके क्या क्या फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को 90% से ज्यादा व्यक्तियों से आप पूछेंगे ना, ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो उनको पता ही नहीं होगा उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है ना। उसमें जैसे क्या है मैं आपको बताऊं कि जैसे इसमें क्या है मौलिक अधिकारों में कि 12 से लेकर 35 तक, एक तो 12 से लेकर 35 तक हमेशा मौलिक अधिकार है। कई लोग कह देते हैं केवल अंडर 19 जो है मौलिक अधिकार के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, वो तो उनको जो है यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि 12 से लेकर 35 तक जो के जो आर्टिकल है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, परिभाषा इस भाग में क्या है, राज्य में भारत और सरकार, संसद और सरकार और प्रत्येक राज्य के जो है विधानमंडल, ठीक है, और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत के सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। इसमें क्या है डेफिनेशन बताई गई है। अब डेफिनेशन क्या बताई गई है, इसमें डेफिनेशन बताई गई है कि कोई भी जो इंसान है ना, एक अगर स्टेट के खिलाफ भी, एक मेजर फैक्ट बताता हूं आपको जो है, ठीक है ना, फैक्ट की बात बताता हूं आपको कि अगर कोई इंसान जो है अपने स्टेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है ना, तो इसके अंतर्गत अंडर आर्टिकल 12 के अंतर्गत जाकर कोई भी इंसान स्टेट के खिलाफ केस कर सकता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना। और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक फैक्ट और बता देता हूं आपको कि जस्टिन बीबर ने थोड़े समय पहले, एक बहुत समय हो गया, थोड़ा सा समय हो गया ज्यादा, ठीक है ना, उस समय पर क्या है एक बच्चे को उंगली दिखा दी थी कुछ, ठीक है ना, उल्टी सीधी तरीके से कुछ करने की कोशिश की थी जस्टिन बीबर ने, तो वहां के लोग इतने ज्यादा जागरूक हैं कि उसने उस व्यक्ति पर जो है केस कर दिया, ठीक है, जस्टिन बीबर पे केस कर दिया फंडामेंटल राइट के चक्कर में, ठीक है ना। मानव अधिकार जो होते हैं उनके मौलिक अधिकारों के चक्कर में उन पे क्या है कि केस कर दिया। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग चीजें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो कि मौलिक अधिकार की केस कर दिया गया किसके ऊपर, जस्टिन बीबर ने कर दिया, जस्टिन बीबर के ऊपर कर दिया गया, और उसको जो है इतने ज्यादा जागरूक लोग हैं वहां पर कि उस पर केस चला, और
वहाँ के जो जिसने न्याय विभाग था, ठीक है ना, जुरिसडिक्शन था, तो वहाँ पे जो है न्याय दिया गया और उसको तकरीबन जितने भी $5 लाख या कुछ कुछ इतना जो था वो इनाम के रिवार्ड के तौर पर जो है देना भी पड़ा और उसको हर्जाना भी देना पड़ा, है ना। तो वहाँ के लोग कितने ज़्यादा जागरूक हैं इस बारे में मैं बता रहा था। और यहाँ पर देखिए अभी तक लोगों को 90% लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आज के बाद आपको सारी की सारी जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। देश का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं 12 जो भाग है उसमें बताया गया आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो है, ठीक है ना, तीसरा भाग जो है 12 से लेकर 35 तक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन इसमें 12वें भाग में परिभाषा के बारे में बताया गया है। अंडर आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं तो 14 की जो बात करी जा रही है वो क्या बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पर 14 की बात की जा रही है तो लेख, ठीक है ना, इसमें लेख कानून के समझ किसी भी व्यक्ति की समानता, भारत के क्षेत्र के भीतर कानून की समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर अंडर आर्टिकल 13 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा लिखा नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है ना, अंडर आर्टिकल 13, ठीक है। और 14वें जो आर्टिकल ये क्या है, 13वां जो आर्टिकल, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि 13वां आर्टिकल क्या है, तो वो जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही अपमान, है ना, इन सब चीज़ों से संबंधित है, ठीक है। उसका जो एवोल्यूशन कोई कर देता है, ठीक है ना। और 14 की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि देखिए अगर किसी वीआईपी आदमी को या विधायक को या किसी आदमी को सिक्योरिटी मिल रखी है तो आपको भी यह अधिकार है इस आर्टिकल के अंतर्गत, अंडर आर्टिकल 14 के अंतर्गत, कि आपको भी जो है कुछ ना कुछ जो भी सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, जो पूरी पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके विधायक को मिल रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप और वो अलग नहीं है। किस चीज में अलग नहीं है? जो अगर किसी भी बड़े देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति कर सकता है वह ये भी कर सकता है ना। इसीलिए तो हमारा जो राष्ट्रपति पद है ना, तो राष्ट्रपति पद पर हर एक व्यक्ति योग्य है, भारत का हर एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। ये बात आपको पता है कि नहीं? क्योंकि भारत में समानता का अधिकार है हर एक व्यक्ति को, ठीक है। आगे बात कर लेता हूं मैं 15 आर्टिकल की, ठीक है ना। आर्टिकल 15 के नाम से एक फिल्म है, ठीक है ना, आयुष्मान की, तो वो देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है, ठीक है। यहाँ पर देखिए धर्म, जाति, नस्ल और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। राज्य केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिकता के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इस बारे में बताया गया है। देखिए धर्म, ठीक है ना, इसमें क्या है, देखिए जो ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन है ना, उसके आधार पर, रेस यानी कि आपकी नस्ल के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कि कहाँ जन्मा हुआ है। कई लोग होते हैं ना कि जैसे बोल दिया किसी ने, अरे साहब तुम तो बिहार से हो तो बिहारी हो, और इस तरीके से समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। उस तरीके के आधार पर अगर कोई भी केस करता है ना, कोई भी कुछ करता है ना, आपको कुछ भी बोलता है ना, तो इसमें आप केस कर दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। तो इस आधार, इससे क्या होगा कि उसकी जो है जिंदगी भर के बांधे लगे कोई। और इसमें क्या है 15 और 8 के एक चीज और है इसमें, जो मेजर फैक्ट की बात है मैं बता दूं आपको, कि इसमें क्या है, एक्सेप्ट किसके, रिजर्वेशन के, ठीक है, रिजर्वेशन के। क्योंकि अगर रिजर्वेशन की बात की जाती है तो रिजर्वेशन देखिए बहुत सारे लोगों को मिल गया है अंडर आर्टिकल जो है 15, ठीक है ना। कई लोगों को जो है रिजर्वेशन मिल रखा है, ठीक है। किस आधार पर मिल रखा है, क्यों, एक्सेप्ट इसको जो है अंडर आर्टिकल 15 नहीं मिल रखा, मतलब रिजर्वेशन का जो आया है संशोधन हुआ था 103वां, तो उसमें सवर्णों को 10% आरक्षण दिया था। तो जो रिजर्वेशन मिल रखा है ना, तो इसमें जो है एक्सेप्ट करके लिखा हुआ है कि इसका आधार पर अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग की यहाँ पर तो सर रिजर्वेशन के मामले की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को जो है रिजर्वेशन मिल रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन किस मामले में मिला हुआ है उसको, रिजर्वेशन जो मिला हुआ है केवल और केवल रिजर्वेशन जो मिला हुआ है उसको, ठीक है ना, एक्सेप्ट इसके, ठीक है, धर्म और जाति। और अब 16वां भी देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जन्म स्थान व उनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, है ना, कोई भी राज्य। और राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। इसमें भी एक्सेप्ट रिजर्वेशन कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 15 और 16 में जो है दोनों में अधिकार जो है थोड़े से चेंजेस किए गए थे, है ना। जो संविधान संशोधन हुआ था तो दोनों में संविधानों में 15 में और एज वेल एज 16 में, ठीक है ना, दोनों ही में साथ साथ किया गया था, इसमें बदलाव किया गया था।
तो इस बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसमें इसके आधार पर आप कभी भी जो है रोजगार के आधार पर अगर बात करूं तो मैं कभी भी आप इसमें भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे क्या है कि सरकारी नौकरी में कोई चला गया तो अलग अलग तरीके की, अब क्या होता है कि कई लोग जो है अंडर आर्टिकल 21 की बात करूं तो मैं राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के तहत वो क्या लोग कर देते हैं कि वहां से क्या है कई लोग लोगों के खिलाफ केस कर देते हैं, सरकारों के खिलाफ केस कर देते हैं। तो सरकार तब क्या बताती है, आप कहेंगे सरकार की भैया जिम्मेदारी है, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, सरकार की जो है जिम्मेदारी है आपको नौकरी देना, ठीक है ना। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के तहत अगर सरकार नहीं देती है तो सरकार के खिलाफ आप केस भी कर सकते हैं। तो कई लोगों ने जो है केस किया। अब केस में क्या हुआ दोस्तों, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के तहत अंडर आर्टिकल 21 के तहत केस किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही केस किया गया तो उन्होंने सरकार की तरफ से क्या जवाब आया, हमने तो इनको जो है मनरेगा में काम दे रखा है। किसमें? मनरेगा में। तो आप लोग में से कई लोग होंगे जो कहेंगे कि साहब मनरेगा में तो 250-300 रुपए ही मिलते हैं या कितने भी कम से कम रुपए मिल रहे हैं और हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो साहब बीटेक किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं। तो उस स्थिति में मैं बता दूं आपको, सरकार ने नौकरियां भी लगा रखी हैं, निकाल रखी हैं। आप कंपटीशन फाइट कीजिए और नौकरियां लीजिए, ठीक है ना। तो उस आधार पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो है सरकार तो जो है दोनों तरफ से अपने पक्ष को रखने में सफल रही, ठीक है ना। तो इंसान फंस जाता है। तो इस एवज में क्या है, तो उसके एवज की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा 15 आर्टिकल के आधार पर, और इसमें जो है कार्यालय में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में, ठीक है ना, अवसर की समानता होगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम एवोल्यूशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है आज के जमाने में, ठीक है। जब उस समय की बात करूं ना मैं, तो उस समय क्या है, ये अप्रशस्यता, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन, ठीक है, तो समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषेध है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी उल्टे सीधे नाम से कह के चिढ़ाते हैं या किसी भी कुछ भी बोल देते हैं तो इस तरीके की हरकत ना किया करें दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार इस लेवल का केस लगा अंडर आर्टिकल 17 के तहत, अगर किसी ने केस कर दिया ना आपको, तो एसपी लेवल से ऊपर तक के अधिकारी को यह पावर है कि वो जांच करेगा डायरेक्ट। अभी आप अगर केस लिखाने जाएंगे तो कौन जांच करता है? अगर केस लिखाने जाएंगे तो छोटे मोटे कांस्टेबल या उनकी जो टीम होती है वो जांच करती है, ठीक है ना। तो इस लेवल की बात करें तो एसपी लेवल का सीधे अगर केस आता है तो एसपी लेवल का अधिकारी केस पर उस पर संज्ञान लेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने स्टूडेंट से ये आशा करता हूं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, है ना। और किसी भी विकलांगता का परिवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा, है ना। तो इसमें बताया गया है कि आप गलती से भी किसी भी तरीके का जो है, ठीक है ना, कोई भी एवोल्यूशन ना करें, ठीक है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसी चीजों का उस समय पर थी, लेकिन अब थोड़ा सा कम हुई है और मैं चाहता हूं कि संपूर्ण देश में इस तरीके की कोई भी चीज ना हो, है ना। अंडर आर्टिकल 18 की बात कर लेते हैं। अंडर आर्टिकल 18 में क्या है, देखो दोस्तों, अंडर आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत कोई उपाधि सैन्य शैक्षणिक के अलावा राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। इसमें बताया गया है कि राज्यों के अलावा, ये राज्यों के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। जैसे क्या होता है, उपाधि ले ली किसी ने, ठीक है, और सैन्य उपाधि ले लिया शैक्षणिक के अलावा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस तरीके की कोई भी अगर उपाधि ले लेगा ना, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, है ना। तो कोई भी अगर किसी भी तरीके की जैसे ऑनर मिल गया आपको, मान के चलिए अभी क्या है, हाल ही में जो है रामनाथ कोविंद जी को दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एक अवार्ड मिला था, ठीक है। उनको सम्मान, मोदी जी को इतने सारे अवार्ड मिले हैं, यूएईओ या कुछ के किसी के रूप में यूएई ने दिया है और बहुत सारे देशों ने जो है अवार्ड दिए थे उनको, ठीक है। अपने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में उनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं और भी लोगों को मिल चुके हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। तो उस स्थिति की बात करें तो उस स्थिति में क्या है कि वो अपने नाम के आगे, ऐसा थोड़ी है कि आपके ने अपने नाम के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या गाड़ी के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर लगा के घूमेगा। तो इस तरीके की कोई भी चीज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ऐसी स्थिति की बात करें तो अंडर आर्टिकल 18 के अंतर्गत आप केस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा उपाधि और सैन्य शैक्षणिक के अलावा राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके की कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है ना। अब तो क्या है कि पहले गाड़ियों के ऊपर जो रेड लाइट लगा के मंत्री वगैरह घूमते थे ना कई जगह, अब तो सारी जगह ज्यादातर बंद हो चुकी है, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगी नहीं, ठीक है। नीली बत्ती और लाल बत्ती लगा के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इस तरीके के लोग घूमते थे, ठीक है।
तो राजस्थान की बात करूं तो उसमें वसुंधरा राजे जी ने जो है बंद करवा दी थी, वसुंधरा राजे जी के शासनकाल में। आग अंतिम उसकी पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। तो भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य के किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, नो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, उसके बारे में ही मैंने बता दिया है आपको। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बात, मिलते हैं कल की क्लास में।